अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, हाँ। तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद की जाती है। हाँ, बिल्कुल। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। सही कहा। मतलब एकदम इंजीनियरिंग जैसी स्पष्टता। मान लीजिए किसी इंसान के हाथ में दर्द है, वो एक्सरे कराता है। रिपोर्ट में एक सफेद टेढ़ी लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत इशारा करके बता देता है कि भैया हड्डी यहाँ से टूटी है। हम्म। क्योंकि इंसानी दिमाग को चीजें इसी तरह अलग-अलग और स्पष्ट खानों में बंटी हुई पसंद आती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई भारतीय कॉर्पोरेट जगत की चौथी तिमाही यानी मार्च 2026 के वित्तीय परिणामों और बाजार के विकास की रिपोर्ट को देखता है, हम्म। तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई है। हाँ, क्योंकि तस्वीर बहुत धुंधली है। एकदम। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ बैलेंस शीट के नीरस आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। आज की हमारी कोशिश ये समझना है कि इन आंकड़ों के पीछे असली कहानी क्या चल रही है। मतलब एक तरफ बड़ी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित क्षेत्रों में भारी मुनाफा हो रहा है। और देखिए, ये जो धुंधलापन है ना, ये असल में बाजार के विकास का एक बहुत बड़ा संकेत है। वो कैसे? उम, नियमों की सख्ती, दुनिया भर में चल रही भू राजनीतिक उथल-पुथल और तेजी से बदलता उपभोक्ता व्यवहार, ये तीनों मिलकर भारतीय व्यापार के ढांचे को फिर से आकार दे रहे हैं। हर एक लाभ या घाटे के पीछे एक बहुत गहरी रणनीतिक चाल छिपी हुई है। तो चलिए इस हलचल को समझने के लिए वित्तीय क्षेत्र से ही शुरुआत करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कड़क कार्रवाई हुई है, उसने तो पूरे फिनटेक बाजार को हिला के रख दिया है। बिल्कुल हिला दिया है। मतलब 197 कम्युनिकेशंस का वो बड़ा सपना, जहां वे एक फुल स्टैक वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, यानी कि एक ही ऐप में बैंकिंग, लोन, निवेश सब कुछ, उस पर तो अब बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 197 का ये मामला पूरे भारतीय फिनटेक सेक्टर के लिए बहुत सख्त चेतावनी बन गया है। कि अब आप मनमानी नहीं कर सकते। सही कहा। तकनीकी नवाचार और आक्रामक विस्तार अब बिना कड़े रेगुलेटरी ढांचे के नहीं चल सकते। लेकिन विरोधाभास देखें, जहां फिनटेक कंपनियां नियामकों के सवालों में उलझी हैं, वहीं पारंपरिक और छोटे बैंक चुपचाप शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, पारंपरिक बैंकों में ऐसा क्या हो रहा है? उम, धनलक्ष्मी बैंक का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ में 50.07% की वृद्धि हुई है। बाप रे, 50%? हाँ, जो कि 102.75 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और मैंने पढ़ा था कि ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है। सिटी यूनियन बैंक का मुनाफा भी 25% बढ़कर 360 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पारंपरिक बैंकिंग का वो पुराना दौर फिर से लौट आया है। बिल्कुल, जहां विश्वास और स्थिर विकास ही सबसे बड़ी पूंजी होती थी। और छोटे बैंकों का ये आत्मविश्वास सिर्फ आज के मुनाफे तक सीमित नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रबंधन कह रहा है कि आरबीआई के नए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल नियमों का उन पर बहुत ही सीमित प्रभाव पड़ेगा। एक मिनट, ये ईसीएल का पूरा तंत्र काम कैसे करता है? क्योंकि कई बैंकों के लिए तो ये एक बड़ा सिरदर्द माना जा रहा है। मैं समझाती हूँ। देखिए, पहले बैंक तब अपने बही खाते में नुकसान दर्ज करते थे जब कोई लोन असल में डूब जाता था। मतलब घटना घटने के बाद का रिएक्शन। बिल्कुल। लेकिन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के तहत बैंकों को भविष्य में डूबने वाले लोन्स का पहले से अनुमान लगाना होता है और अपनी आज की कमाई में से एक हिस्सा उस संभावित नुकसान की भरपाई के लिए अलग रखना पड़ता है। तो जिन बैंकों ने अंधाधुंध लोन बांटे हैं, उनके लिए ये भारी प्रोविजनिंग का कारण बन रहा होगा। एकदम सही पकड़े। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आश्वस्त है क्योंकि उन्होंने अपने जोखिमों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया है और वे वित्तीय वर्ष 2027 में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि जब नए खिलाड़ी तेज दौड़कर हाँफने लगते हैं, तो मैराथन दौड़ने वाले पुराने खिलाड़ी अपनी लय पकड़ लेते हैं। ट्रैक्शन की रिपोर्ट भी तो यही गवाही दे रही है। हाँ, बिल्कुल। मतलब 2026 की पहली तिमाही में भारतीय फिनटेक फंडिंग $513 मिलियन पर स्थिर जरूर रही, लेकिन निवेश के सौदों यानी डील्स की संख्या में 54% की भारी गिरावट आई है। और ये 54% की गिरावट एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट को दर्शाती है। इसका सीधा मतलब है कि अब निवेशक हर नए स्टार्टअप पर आंख बंद करके पैसा नहीं लुटा रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ उन मॉडल्स में पैसा डाल रहे हैं जो मुनाफे की स्पष्ट राह दिखा रहे हैं। सही बात है। छोटी छोटी कई डील्स की जगह अब बड़ी लेकिन बहुत कम डील्स हो रही हैं। ये स्थिति तो किसी महंगे वीआईपी क्लब जैसी हो गई है। मतलब कुछ समय पहले तक दरवाजे खुले थे, कोई भी अंदर आ सकता था।
लेकिन अब बाउंसर बहुत सख्त हो गए हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। है ना। ये निवेशक रूपी बाउंसर अब केवल कुछ ही लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। जो अंदर है उसे तो बड़ा फंड मिल रहा है, लेकिन बाकी सब बाहर लाइन में खड़े हैं। और इस बदलती रणनीति का असर सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्डरूम में नहीं दिख रहा है। हाँ, आम लोगों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस को ही ले लीजिए। कुछ समय पहले तक ये सुविधा लगभग हर क्रेडिट कार्ड के साथ आती थी। एक तरह का मास पर्क बन गया था। हाँ, कोई भी एयरपोर्ट पे जाकर मुफ्त खाने पीने का आनंद ले सकता था। लेकिन अब बैंक अपनी लागत में कटौती कर रहे हैं, खर्च की सीमाएं बढ़ा दी गई हैं और ये सुविधा अब एक सिलेक्टिव प्रिविलेज बन के रह गई है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि मुफ्त पूंजी का योग अब समाप्त हो रहा है। वित्तीय संस्थान अब सिर्फ मुनाफे और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन देखिए, जहां वर्चुअल और डिजिटल दुनिया में पैसा सिकुड़ रहा है, वहीं ईंट और पत्थर की असली दुनिया में एक अलग ही कहानी चल रही है। आप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। रियल एस्टेट में इस वक्त भारी उछाल है। महिंद्रा लाइफस्पेस के मार्च 2026 तिमाही के नतीजे ही देख लीजिए। उनका शुद्ध लाभ केवल 5.91% बढ़ा, लेकिन उनके सेल्स के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सेल्स 669.62 करोड़ रुपए रही। और अगर हम उनके सालाना आंकड़े देखें तो वो और भी बड़े हैं। पूरे साल के मुनाफे में 386.43% की अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। ओ माय गॉड, 386%। हाँ। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय वर्ष 26 के लिए 18,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी जीडीवी जोड़ने का लक्ष्य रखा है। आम भाषा में इस जीडीवी का मतलब क्या होता है और ये सेल से कैसे अलग है? देखिए, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का मतलब है कि जब कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और उसकी हर एक यूनिट बाजार में बिक जाएगी, तो उससे कुल कितनी कमाई होगी। अच्छा, तो ये भविष्य की कमाई का एक अनुमान है। बिल्कुल। 18,000 करोड़ का जीडीवी एडिशन ये बताता है कि महिंद्रा लाइफस्पेस आने वाले सालों में कितने विशाल स्तर पर नए प्रोजेक्ट्स बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने तेलंगाना में हैदराबाद के उस्मान नगर में 5.72 एकड़ जमीन खरीदी है, और वो भी 44 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से। 44 करोड़। हाँ, और द फीनिक्स मिल्स के मुनाफे में भी चौथी तिमाही में 50% का भारी उछाल आया है, जो 403 करोड़ रुपए हो गया है। और रियल एस्टेट की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यही तेजी है। रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल की इस साल की ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। जिसमें वो काशी ब्रिज और एनएमडीसी टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट शामिल है ना। हाँ, बिल्कुल। और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ने तो अरेबिया कंपनी में अपनी 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो उनके वैश्विक विस्तार को दिखाता है। ये पूरा बुनियादी ढांचा विकास एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जहां सरकार का केपेक्स और कॉरपोरेट निवेश एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ही तेजी है, तो सीमेंट जैसी बुनियादी चीज की मांग भी तो चरम पर होनी चाहिए ना। हाँ, तार्किक रूप से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर डालमिया भारत जैसी दिग्गज सीमेंट कंपनी का मुनाफा 11.03% क्यों गिर गया? उनका मुनाफा गिरकर 387 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि उनका रेवेन्यू 3.76% बढ़ा है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब माल तो ज्यादा बिका है, फिर मुनाफा क्यों सिकुड़ गया? देखिए, रेवेन्यू का बढ़ना ये साबित करता है कि बाजार में वास्तव में सीमेंट की मांग है, लेकिन मुनाफे का गिरना इनपुट कॉस्ट यानी उत्पादन लागत की कहानी बताता है। अच्छा, महंगाई की मार। बिल्कुल। कच्चे माल की कीमतें, ढुलाई का खर्च और ऊर्जा लागत में जो वृद्धि हुई है, वो कंपनियों के मुनाफे के मार्जिन को खा रही है। डालमिया भारत ने माल तो बेचा, लेकिन उसे बनाने और पहुंचाने का खर्च इतना बढ़ गया कि अंत में मुनाफा कम हो गया। मतलब मांग होने के बावजूद अगर लागत पर नियंत्रण नहीं है, तो बैलेंस शीट कमजोरी दिखेगी। 100% सच। वहीं दूसरी तरफ जिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपनी लागत और प्राइसिंग को सही से प्रबंधित किया है, उनके नतीजे शानदार रहे हैं। जैसे कि एजीआई ग्रीन पैक। हाँ, उनका मुनाफा 19.4% बढ़ गया और वर्धमान स्पेशल स्टील्स ने अपने मुनाफे में 72.23% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। और लिंक जैसी स्टेशनरी कंपनी भी तो 60 करोड़ रुपए के निवेश से कलकत्ता के पास एक नया प्लांट लगा रही है और तुर्की में जॉइंट वेंचर कर रही है। बिल्कुल।
ये विस्तार दिखाते हैं कि मार्जिन को सुरक्षित रखते हुए भी विकास किया जा सकता है। सही कहा। और जहां इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होगा, वहां ऊर्जा की भारी मांग पैदा होगी ही। हाँ, ऊर्जा के बिना तो ये सब चल ही नहीं सकता। और भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसका असर दुनिया के नक्शे पर भी दिख रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य, जो मध्य पूर्व से दुनिया के तेल व्यापार का एक मुख्य रास्ता है, वहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने से भारत की चिंताएं काफी बढ़ी हैं। देखिए, भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, लेकिन अब जो भू राजनीतिक अस्थिरता है, उसके कारण भारत को अपनी निर्भरता कम करने और नए विकल्प तलाशने की सख्त जरूरत है। और इसी रणनीति के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया ने लीबिया में तेल और गैस के नए भंडार खोज निकाले हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? ये सिर्फ तेल मिलने की खबर नहीं है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति का एक बहुत बड़ा कदम है। और घरेलू स्तर पर भी ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन काफी मजबूत है। कोल इंडिया के मुनाफे में 75.74% की भारी उछाल आई है, जो करीब 5,533 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हाँ, और कैस्ट्रोल इंडिया ने भी अपने रेवेन्यू में 9% और मुनाफे में 4% की वृद्धि दर्ज की है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बाजार में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कॉर्पोरेट इंडिया अपनी ब्रांडिंग और तकनीकी रणनीति में भी बड़े बदलाव कर रहा है। मैंने देखा कि इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने राई नाम का एक एआई नेटिव क्यूए एजेंट लॉन्च किया। और उसके बाद उनके शेयर में उछाल आ गया होगा। बिल्कुल, देखते ही देखते उनके शेयर में 8% का उछाल आ गया। बाजार तो जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई से जुड़ी किसी भी ठोस प्रगति को हाथों हाथ लेने के लिए बैठा है। रणनीति में बदलाव का एक और दिलचस्प उदाहरण गल्फ ऑयल का है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना क्रिएटिव काम क्यूरेटिविटी को सौंप दिया है और वे मास्टर ब्रांड अप्रोच से प्राइवेट ल्यूब्रिकेंट सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। एक मिनट, ये मास्टर ब्रांड अप्रोच से हटने का क्या मतलब है? मास्टर ब्रांड अप्रोच का मतलब होता है एक ही बड़े नाम या छतरी के नीचे सभी उत्पादों को बेचना। लेकिन अब बाजार इतना प्रतिस्पर्धी हो गया है कि गल्फ ऑयल अपने अलग अलग प्रकार के ल्यूब्रिकेंट्स को विशिष्ट ग्राहकों के अनुसार लक्षित करना चाहता है। अच्छा, मतलब एक ट्रक ड्राइवर की जरूरतें और एक स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले की जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल, ये रणनीति उसी विशिष्टता को दर्शाती है। दिलचस्प है। लेकिन नवाचार और नई रणनीतियों के बीच एक चीज जो कोई भी कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती, वो है नियमन और अनुपालन। रेगुलेशंस को तो बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, टीम लीज कोई बेखीजे। उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की तरफ से 184.58 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस मिला है। बाप रे, ये तो इस बात का सीधा प्रमाण है कि सरकारी एजेंसियां अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कितनी गंभीर हो गई हैं। सही कहा। और गवर्नेंस सिर्फ नियमों के पालन तक सीमित नहीं है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई द्वारा कंपनियों को कार्यस्थल पर जेंडर पैरिटी या लैंगिक समानता के लिए सम्मानित करना भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट जगत अब समावेशन को सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं मानता। विविधता अब बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने और वृद्धि का एक प्रमुख कारक मानी जा रहे हैं। इन सब कॉर्पोरेट गतिविधियों के बीच पूंजी बाजार में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आगामी आईपीओ की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। रिपोर्ट है कि करीब 20 बड़े निवेशक, जिनमें एलआईसी, एसबीआई, सिंगापुर का टेमासेक, कनाडा पेंशन प्लान और क्राइसे कैपिटल शामिल हैं, वे अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा निकास। तो जब इतने सारे दिग्गज एक साथ अपना हिस्सा बेच रहे हैं, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? देखिए, ये कोई घबराहट में की गई बिकवाली नहीं है। ये असल में बाजार की परिपक्वता और तरलता का संकेत है। वो कैसे? इन निवेशकों ने सालों पहले एनएससी में पैसा लगाया था। आईपीओ के जरिए वे बस अपना मुनाफा वसूल कर रहे हैं। किसी भी स्वस्थ पूंजी बाजार में पुराने निवेशकों का मुनाफा लेकर बाहर निकलना और नए निवेशकों का आना एक बहुत ही सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। अच्छा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब कुछ ऐसे विरोधाभासी आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल समझ नहीं आते। बताइए। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कल मारुति सुजुकी का ही मामला लें। उनकी बिक्री लगभग 29% बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। ये तो बहुत शानदार आंकड़ा है ना? लेकिन उनका शुद्ध लाभ
6.45% गिरकर 3,659 करोड़ रुपए रह गया। इतना माल बिकने के बाद भी मुनाफा कैसे गिर सकता है? इसके पीछे का मुख्य कारण है मार्क टू मार्केट प्रभाव। अच्छा। देखिए, बड़ी कंपनियां अपने पास मौजूद अतिरिक्त नकदी को सिर्फ बैंक में नहीं रखती, वे उसे शेयर बाजार, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती हैं। हाँ, पैसे से पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल। और मार्क टू मार्केट एक ऐसा अकाउंटिंग नियम है जहां कंपनी को हर तिमाही के अंत में यह दिखाना होता है कि उसके निवेश का आज का बाजार मूल्य क्या है। ओह, तो अगर बाजार नीचे गया है तो उनके निवेश का मूल्य भी कागजों पर कम हो जाएगा? एकदम सही पकड़िया, बिल्कुल यही हुआ है। मारुति का मुख्य व्यवसाय यानी कारें बेचने का काम बहुत अच्छा चला, लेकिन उनके द्वारा किए गए वित्तीय निवेश के बाजार मूल्य में जो कमी आई, उसने कागजों पर उनके कुल मुनाफे को कम कर दिया। क्या बात है, ये अकाउंटिंग भी कितनी जटिल चीज है। इसी तरह का एक और विरोधाभास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी आरईसी के नतीजों में भी दिखता है। अच्छा, वहां क्या हुआ? उनका मुनाफा 20.6% गिर गया है और शुद्ध ब्याज आय यानी एनआईआई भी 16% घटी है। एनआईआई तो असल में वो कमाई है जो कर्ज पर मिलने वाले ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज के अंतर से होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एनआईआई और मुनाफा दोनों गिरने के बावजूद आरईसी ने डिविडेंड की घोषणा कर दी है। देखिए, मुनाफा गिरना कभी-कभी सिर्फ एक तिमाही का झटका होता है। अच्छा। हाँ, कंपनी का प्रबंधन भविष्य के कैश फ्लो को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, इसलिए वे अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देकर यह संदेश दे रहे हैं कि भाई कंपनी की वित्तीय सेहत मजबूत है, आप चिंता मत करें। समझ गया। और उपभोक्ता क्षेत्र में तो मांग और लागत की लड़ाई बिल्कुल साफ दिख रही है। हाँ, वहां तो स्थिति काफी पारदर्शी है। वरुण बेवरेजेस की बिक्री में 11.06% का उछाल आया, जो 4,500 करोड़ रुपए हो गई, और उन्होंने अच्छा मुनाफा भी कमाया। लेकिन अगर आप महिंद्रा हॉलिडेज की कहानी देखें तो वो एकदम अलग है। बिल्कुल। उनकी नेट सेल्स बढ़ने के बावजूद कंपनी को 178 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। ये फिर से वही परिचालन व्यय और लागत बढ़ने का परिणाम है। हालांकि रैलिस इंडिया के मामले में रेवेन्यू 6% बढ़ा और उन्होंने अपने घाटे को कुछ हद तक कम करने में सफलता पाई है। तो चलिए अब आज के इस विश्लेषण से निकलकर आई सबसे चौंकाने वाली और अप्रत्याशित खबर पर बात करते हैं। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प मामला है। बिल्कुल। यह एक ऐसा मामला है जहां कॉरपोरेट इंडिया की पहुंच का एक बिल्कुल नया रूप सामने आया है। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में वहां की सरकार ने एक नदी बेसिन में पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए 80 दरियाई घोड़ों को मारने का फैसला किया था। और ये खबर दुनिया भर के वन्य जीव संरक्षणवादियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय थी। और यहीं पर भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने हस्तक्षेप किया। क्या बात है! उन्होंने कोलंबिया सरकार से अपील की है कि वे इन जानवरों को ना मारें, बल्कि उन्हें भारत के गुजरात में स्थित वांतारा वन्यजीव बचाव केंद्र में स्थानांतरित कर दें, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बचाव केंद्रों में से एक है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ जानवरों को बचाने की बात नहीं है। हाँ, ये वैश्विक पटल पर भारतीय कॉर्पोरेट जगत के बढ़ते प्रभाव और सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सही बात है। ESR का दायरा अब सिर्फ अपने आसपास के गांवों में स्कूल या अस्पताल बनाने तक सीमित नहीं रहा। एक भारतीय कंपनी दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर एक विदेशी सरकार को नीतिगत और मानवीय विकल्प दे रही है। ये दिखाता है कि भारतीय कॉर्पोरेट घराने अब वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करा रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखकर देखने पर तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल। भारतीय बाजार इस वक्त कई अलग अलग पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। एक तरफ पेटीएम और टीम लीज के उदाहरण बताते हैं कि रेगुलेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। हाँ। दूसरी तरफ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की अंधी दौड़ बता रही है कि ईंट और कंक्रीट में अंधाधुंध पैसा झोंका जा रहा है। और फिर लीबिया में तेल खोजने से लेकर कोलंबिया के दरियाई घोड़ों को बचाने तक भारतीय कॉर्पोरेट जगत की पहुंच अब पूरी तरह से वैश्विक हो चुकी है। और इस तरह के मिश्रित और जटिल आंकड़े ही एक विकासशील और परिपक्व होती अर्थव्यवस्था की निशानी होते हैं। हर क्षेत्र अपनी अलग चुनौतियों और अवसरों के साथ तालमेल बिठा रहा है। बिल्कुल। और इस धुंधले एक्सरे को जब हम गहराई से देखते हैं ना, तो एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो क्या? देखिए, एक तरफ फिनटेक जैसी सुलभ सेवाएं नियामकों के भारी दबाव में आ रही हैं, जो एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं कभी मास वर्ग के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध थी, उन्हें सीमित किया जा रहा है।
और आम आदमी के लिए ये पर्क्स महंगे और दुर्लभ होते जा रहे हैं। सही कहा। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ लग्जरी रियल एस्टेट, बड़े बुनियादी ढांचे और प्रीमियम उत्पादों में बेतहाशा निवेश हो रहा है और वहां भारी मुनाफा भी कमाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या आने वाले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से 2 अलग-अलग दुनियाओं में बंटने वाली हैं? क्या जो सुविधाएं कभी पारंपरिक मिडिल क्लास की पहुंच में हुआ करती थीं, वे धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं और हर चीज सिर्फ प्रीमियम वर्ग के लिए ही आरक्षित होती जा रही है? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा।